और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं
1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी लियाकत शाह की गिरफ्तारी मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रविवार को एक संदिग्ध का स्केच जारी किया है। स्पेशल सेल ने गेस्ट हाउस की CCTV फुटेज के आधार पर ये स्केच जारी किया है। स्केच उस संदिग्ध का है जो जामा मस्जिद के पास स्थित हाजी अराफात गेस्ट हाउस में कमरे बुक कराने पहुंचा था। वहीं दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर दोहराया है कि आतंकी लियाकत आत्मसमर्पण करने नहीं आ रहा था। उसका मकसद दिल्ली में एक आतंकी घटना को अंजाम देना था। लियाकत ने दिल्ली पुलिस के पूछताछ के बाद ये भी खुलासा किया है कि पाकिस्तान से उसे कॉल आया था कि उसे दिल्ली स्थित जामा मस्जिद इलाके में जाना है और वहां पहुंचकर उसे इरफान नाम के शख्स से बात करनी है। पुलिस के मुताबिक इरफान हिजबुल का कमांडर है। दिल्ली पुलिस को लियाकत के मोबाइल चिप से कुछ तस्वीरें भी मिली हैं। पुलिस चिप में मौजूद तमाम नंबरों की भी जानकारी लेने में जुटी है। दिल्ली पुलिस ने ये भी बताया कि सभी खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को सूचना दी थी कि 19 मार्च को पाकिस्तानी या पाक अधिकृत से एक आतंकी नेपाल के रास्ते देश में दाखिल होने वाला है। गृह मंत्रालय हिजबुल मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकी लियाकत अली शाह की गिरफ्तारी की जांच के आदेश दे सकता है। गृह सचिव RK सिंह ने ये बात दिल्ली पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से किए जा रहे अलग अलग दावों के बाद कही। गृह मंत्रालय ने दोनों राज्यों की पुलिस की ओर से रखे गए पक्ष पर संज्ञान लिया और मुहैया कराए गए तथ्यों की जांच कर रहा है। आपको बता दें कि एक और दिल्ली पुलिस जहां लियाकत को गिरफ्तार कर दिल्ली में आतंकी साजिश को नाकाम करने का दावा कर रही है, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस लियाकत के परिवार वालों के दावे का समर्थन कर रही है कि लियाकत ने नेपाल सीमा से लगी सोनौली सुरक्षा चौकी पर समर्पण किया था और वह जम्मू कश्मीर सरकार की पुनर्वास नीति के तहत राज्य वापस लौट रहे समूह का हिस्सा था। रक्षा मंत्री AK एंटनी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के सख्त रवैये और हस्तक्षेप के बाद ही इतालवी मरीनों की भारत वापसी हो सकी है। एंटनी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के सख्त रवैये के कारण इस समस्या को जल्द ही सुलझा लिया गया और केंद्र ने भी इसमें सकारात्मक भूमिका निभाई। एंटनी ने ये भी कहा कि इस मामले में केंद्र ने राज्य सरकार की भावनाओं का पूरी तरह से सम्मान किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री वीरप्पा मोइली ने रविवार को दिल्ली में एडिटर कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हुए कहा कि सरकार जल्द ही शेल गैस नीति का ऐलान करेगी। मोइली ने बताया कि ऊर्जा की जरूरतों को देखते हुए शेल गैस एक अच्छा स्रोत बनकर उभर रहा है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन DGH ने शेल गैस की संभावनाओं को तलाशने के लिए कुछ जगहों को चिन्हित भी किया है और कई संस्थानों की टीम भी गठित की गई है। पेट्रोलियम मंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि सरकार आम आदमी को सस्ता ईंधन मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह संजय दत्त के जोरदार बचाव में आ गए हैं। संजय दत्त को 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल की सजा सुनाई है, लेकिन दिग्विजय सिंह का मानना है कि संजय ने युवावस्था में अपराध किया है जब उन्हें सही गलत का ज्ञान नहीं था। कांग्रेस महासचिव का कहना है कि संजय न ही अपराधी है न ही आतंकवादी। दिग्विजय ने संजय की माफी का समर्थन करते हुए कहा कि युवावस्था में इस अभिनेता ने जो गलती की थी वो उसकी सजा भुगत चुका है, लिहाजा उन्हें माफी दे दी जाए। खास खबर तब होती है जब कोई बात हो उसमें आम खबरों की भीड़ में जो दिखाई अलग से
ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं। खास खबर। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी। आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाई। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी। आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाई। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को
साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हाउस पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा, इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। 4 सालों के निर्वासन के बाद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान लौट आए हैं। मुशर्रफ रविवार को दुबई से चार्टर्ड अमीरात की फ्लाइट से कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे। 69 वर्षीय परवेज मुशर्रफ जान से मारने की तालिबान की धमकी के बावजूद 11 मई को पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव में भाग लेने के लिए पाकिस्तान लौटे हैं। कराची उतरने से पहले मुशर्रफ ने अपने ट्विटर पोस्ट में रविवार को एक जनसभा को संबोधित करने की बात कही थी, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें जनसभा की अनुमति नहीं मिल सकी। रिटायर्ड जज मीर हजार खान खोसो पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। खोसो पाकिस्तान में 11 मई को होने वाले आम चुनाव का संचालन करेंगे। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने रविवार को खोसो के नाम की घोषणा की। 84 वर्षीय खोसो बलूचिस्तान प्रांत के जाफराबाद जिले से ताल्लुक रखते हैं। खोसो पूर्व में बलूचिस्तान हाईकोर्ट और फेडरल शरिया कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। दरअसल पाक प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और 2 दलीय संसदीय कमेटी 6 दिनों की चर्चा में कार्यवाहक प्रधानमंत्री को चुनने में असमर्थ थी, जिसके बाद शुक्रवार को मामले को 5 सदस्यीय चुनाव आयोग के पास भेजा गया। 2 दिनों के विचार विमर्श के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने रविवार को खोसो के नाम की घोषणा की। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में एक आर्मी चेकपोस्ट पर शनिवार रात को हुए आत्मघाती बम हमले में 17 सैनिकों की मौत हो गई और 1 दर्जन जवान जख्मी हुए हैं। सेना के अधिकारियों के मुताबिक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से भरी गाड़ी से मीरान शाह के ईशा चेक पोस्ट पर ठोकर मारी, जिससे गाड़ी में विस्फोट हो गया। वहीं हमले के बाद क्षेत्र को ब्लॉक कर तलाशी अभियान जारी किया गया है। साथ ही प्रशासन ने क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है। मध्य चीन के कई इलाकों में भीषण ओलावृष्टि होने से 13 लोगों की मौत हो गई है और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जबकि 2 मिलियन से ज्यादा लोग खराब मौसम की वजह से बेघर हो गए हैं। एक सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक शनिवार को हुनान प्रांत में ओलावृष्टि होने से 3 लोग मारे गए और 1 मिलियन से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। चीन के नागरिक मंत्रालय के मुताबिक मध्य चीन के कई शहरों और मंडलों में खराब मौसम की वजह से 2 मिलियन लोग बेघर हो गए, जबकि हुनान प्रांत में हजारों घर तबाह हो जाने से करीबन 1 लाख लोगों ने अपने घरों को खाली कर दिया है। माना यह जा रहा है कि इस प्राकृतिक आपदा से करोड़ों रुपए का माली नुकसान हुआ है। वहीं आपदा प्रभावित इलाकों में राहत बचाव के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए का फंड जारी किया। ग्रीस में शनिवार को कुछ हमलावरों ने एक जेल पर धावा बोलकर अपने 11 साथियों को छुड़ा लिया। हमलावरों ने ग्रेनेड और स्वचालित हथियारों से जेल पर जबरदस्त हमला बोला और हमले की आड़ में 11 कैदी फरार हो गए। इस हमले में जेल के 2 गार्ड बुरी तरह से जख्मी हो गए। जेल से फरार हुए सभी कैदी अल्बानिया मूल के हैं। कैदियों के फरार होने की खबर मिलते ही जेल के आसपास की तमाम सड़कों को बंद कर दिया गया। इसी बीच खबर यह भी है कि 2 फरार कैदियों को दोबारा पकड़ लिया गया है। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी श्रद्धा। आज हम करेंगे नौकासन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था।
योग मुद्रासन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैर सामने से खोल लेंगे। अब एक एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में आएंगे पहले, अर्थात वज्रासन में बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बनाएंगे और दोनों कोहनियों को नाभि के पास में लेकर आएंगे, अर्थात नेवल के पास में लेकर आएंगे। दोनों हथेलियों को अर्थात मुट्ठियों को घुटने के पे टिका लें और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, अर्थात अपने ललाट को मुट्ठियों की तरफ लेकर आएंगे। आंखें कोमलता से बंद कर लें और चेहरे की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस ऊपर आ जाएंगे। इस तरह से बदल बदल के करेंगे। एक एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए पहले वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बना लेंगे। अब दोनों कोहनियां मिलाते हुए नाभि के पास में लेकर आएंगे। दोनों मुट्ठियों को घुटने के पास टिका लेंगे। श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। वापस उठेंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए। नौकासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे और ध्यान रखेंगे इस आसन का अभ्यास करते समय डायरेक्ट पीठ के बल ही लेटेंगे, पेट के बल नहीं लेटेंगे। और नीचे समतल स्थान पर कोई भी समतल स्थान हो या तख्ता ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उस पर या तो कुछ हल्की चादर बिछा के रखें या फिर कंबल बिछाएं तो और भी ज्यादा अच्छा है। अब धीरे से करवट लेते हुए पेट के बल उल्टा लेट जाएंगे। दोनों पैर के पंजे और एड़ी मिली हुई अर्थात दोनों पैर मिले हुए। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथ सामने लेकर जाएं, अर्थात नमस्कार की मुद्रा में आ जाएं। शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखें। अब बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथ और पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। अपर बॉडी को भी लिफ्ट करते हुए दृष्टि सामने रखेंगे। 2 सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में रुके रहें और वापस आएंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। इस तरह से 3 से 4 बार इस आसन की आवृत्ति को दोहराएं। इस तरह से कोशिश ये करेंगे कि जितना पैरों को उठाएं उतना ही हाथों को भी ऊपर उठाएं, अर्थात बराबर दूरी पर रखें दोनों को और हाथों को आगे की तरफ खींचते रहें, पैरों को पीछे की तरफ खींचते रहें। रिलैक्स करें, विश्राम। ध्यान रखें इस आसन का अभ्यास करते समय पैरों को पूरा पीछे खींचें, अर्थात घुटनों से पैर को नहीं मोड़ें। हो सकता है नए अभ्यासी शुरुआत में कम पैर ऊपर उठें, लेकिन घुटनों से पैर को बिल्कुल नहीं मोड़ना। इसी तरह अपर बॉडी को धीरे धीरे जितना इजीली हो वो लिफ्ट अप कर सकते हैं, अर्थात ऊपर की ओर उठाते हुए दोनों हाथों को भी बिल्कुल नमस्कार की मुद्रा में लाते हुए ऊपर उठाएंगे। कमर दर्द के लिए और जिनको मोटापा है, डायबिटीज है, लोअर एब्डोमेन पे एक्स्ट्रा फैट है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम जिनको रहती है, उनके लिए बेहद उपयोगी है ये नौकासन। और जैसा कि नाम से विदित है कि हमारे शरीर की आकृति इसमें नौका के समान बन जाती है। ध्यान रखें इस आसन को करते समय अपनी पूरी एकाग्रता रीढ़ की हड्डी पर रखें, स्पाइनल कॉर्ड पर रखते हुए इस आसन का अभ्यास करें। आज का योग मंत्र है, जिनको भी हर्निया की शिकायत हो उन्हें बैक बेंडिंग वाले आसन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो आज से बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अन्नदाता पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता लहू की
किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। आइए जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। ककड़ी की बीज बिजाई प्रबंधन पर जानकारी। प्याज की फसल में कर्षण क्रियाएं। हमारे प्रदेश में जायद मौसम आधारित कद्दू वर्गीय फसलों के अंतर्गत ककड़ी की खेती व्यापक क्षेत्रों में की जाती है। किसान बंधु, ककड़ी की बीज बिजाई का अभी उपयुक्त समय चल रहा है, परंतु अधिकांश देखा जाता है कि ककड़ी की बीज बिजाई प्रक्रिया को वैज्ञानिक पद्धति से किसान बंधु नहीं अपनाते हैं, जैसे उन्नत प्रभेदों का चयन, उचित बीज दर, बीजोपचार एवं संतुलित खाद और उर्वरक का उपयोग इत्यादि, जिससे फसल का अच्छी प्रकार से अंकुरण नहीं हो पाता है। जो पौधे निकलते हैं वो अस्वस्थ एवं रोग ग्रसित होते हैं, जिससे प्रति इकाई क्षेत्रफल में पौधों की संख्या कम रह जाती है और आगे चलकर फसल पर इसका प्रतिकूल असर देखा जाता है। अतः किसान बंधु, आप किस प्रकार से ककड़ी की बीज बिजाई प्रक्रिया को अपनाएंगे, आइए जानते हैं ग्राम पलसोडा, जिला रतलाम के कृषक कमल अंजना से। मैं यहाँ 3 बीघा में ये रेत ककड़ी की खेती करूँगा। इसके लिए मैंने इसकी तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले हमने हकाई करवाई है पंजे के द्वारा। उसके बाद हमने उसके डिब्बे छोटे करने के लिए, बारीक मिट्टी बनाने के लिए रोटावेटर करवाया। उसके बाद हम बैलों के द्वारा एक कैरिया चढ़वा रहे हैं और हमने इसमें ड्रिप इरिगेशन के द्वारा ही सिंचाई करेंगे, इसलिए हमने इसमें ड्रिप बिछा भी दी है। उसके बाद इसमें बीज की चौपाई की जाएगी। बीज की चौपाई करने के बाद सबसे ज्यादा ध्यान पानी का रखना पड़ेगा ताकि बीज सही अंकुरित हो सके और बाहर आ सके। किसान भाइयों, अभी आपने एक कृषक के अनुभवों को सुना। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ से। जिन खेतों में ककड़ी की खेती की जाती है, वहाँ की भूमि है, उसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो। ककड़ी की जो उन्नत किस्में हैं जो हमारे प्रदेश में अभी प्रचलित हैं, उसमें लखनऊ अगेती और अर्का शीतल है। ये दोनों किस्में काफी प्रचलित हैं। इन किस्मों से जो ककड़ी का जो फल आता है उसका आकार करीब 30 से 40 सेंटीमीटर लंबाई का, मोटाई मध्यम आकार की और एकदम हरे रंग की ककड़ी पैदावार ली जा सकती है। इसलिए इन्हीं किस्मों का आप चयन करें। इसके पश्चात में किसान भाइयों, बीज की मात्रा, ककड़ी का अधिकतम उत्पादन लेने के लिए 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज पर्याप्त रहता है। इसके पश्चात में आता है किसान भाइयों, इसकी बुआई कैसे करें। ककड़ी का अधिकतम उत्पादन लेने के लिए किसान भाइयों, इसमें खेत को समतल करके डोलियां बना लें। डोलियों की ऊंचाई हम 6 से 8 सेंटीमीटर, ज्यादा ऊंचाई भी नहीं रखते, और डोलियां बना करके उसमें बीच में सिंचाई के लिए धोरे दे दिए जाते हैं। अब डोलियों का जो मध्य भाग होता है वहां बीज की बुआई की जाती है। बीज से बीज और जो कतार से कतार की दूरी होती है, तो जो डोलियां बनाई जाती है वो एक कतार से कतार की दूरी होती है। तो 1.5 मीटर इसमें कतार से कतार की दूरी रखी जाती है और पौधे से पौधे की दूरी है वो 60 सेंटीमीटर रखी जाती है। और जब अपन बीज की ओराई करते हैं, जो बुआई करते हैं, उसकी गहराई 4-5 सेंटीमीटर से ज्यादा कदापि नहीं रखें। अब आता है किसान भाइयों, ककड़ी का अधिकतम उत्पादन लेने के लिए जो इसमें खाद एवं उर्वरक प्रबंधन। अधिकतम उत्पादन लेने के लिए 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। गोबर की खाद का प्रयोग बुआई से करीब 20-25 दिन जब खेत की तैयारी करते हैं तभी करना चाहिए और खेत में अच्छी तरह मिला देना चाहिए।
इसके पश्चात में आता है हमारा उर्वरक। अधिकतम उत्पादन लेने के लिए इसमें 100 से 120 किलोग्राम नत्रजन की आवश्यकता पड़ती है और 40 किलोग्राम